दोस्तों नमस्कार। एक नई किताब की आज चर्चा करेंगे। ये किताब मेरे हाथों में है, देख सकते हैं आप। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा जीएस हल प्रश्न पत्र, इसका कवर पेज यहाँ भी आप देख सकते हैं। और इस किताब के बारे में आज मैं चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में ये किताब कैसे महत्वपूर्ण है। फिर से आप कवर पेज बहुत अच्छी तरह देख लीजिए, ताकि मार्केट में आप अगर इसको खरीदने जाएँ तो आप कन्फ्यूज ना हो, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करें तब भी आप कन्फ्यूज ना हो। अब आइए ये समझते हैं कि किताब आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इस किताब में क्या क्या चीज़ें हैं। आइए समझते हैं। देखिए 27 अक्टूबर 2024 को यूपी पीसीएस का पेपर होना है। 27 अक्टूबर 2024 को ये प्री परीक्षा होगी यूपी पीसीएस की। ये परीक्षा टल गई थी, आपको जानकारी होगी। इसके बाद मेंस परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए मेंस में 2023 से 6 पेपर होने लगा है। इसके पहले 2022 तक 4 पेपर हुआ करता था, लेकिन अब 6 पेपर होने लगा है, जिसमें 2 पेपर यूपी स्पेशल से हैं, पेपर 5 और पेपर 6। आपको याद होगा 2018 में जब से यूपीपीएससी का मेंस रिटेन होने लगा था, 1-2 सालों में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, कैसे अच्छे अंक हासिल किए जाएं। और 1-2 सालों तक ये पेशोपेश की स्थिति रही। बहुत सारे लोगों ने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया। लेकिन यही 2 साल थे जिन्होंने थोड़ी हिम्मत की, लेखन किया, प्रैक्टिस किया, वो सिलेक्ट हो गए। सेम यही स्थिति 2023 में आकर फिर दिखाई देती है, जब पेपर 5 और पेपर 6 यूपी से रिलेटेड यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ऑप्शनल ख़त्म कर दिया जाता है। और जब ये 2 पेपर जुड़ जाते हैं तब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी आंसर राइटिंग कैसे की जाए। तो हमारी जो किताब है इसमें 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी यूपी पीसीएस के मेंस के पेपर हुए हैं उन सब का हल दिया गया है। हल का मतलब है क्वेश्चन का रिटन आंसर दिया गया है। देखिए कोई भी व्यक्ति जो सिविल की तैयारी करता है इस बात से बहुत अच्छी तरह बखूबी वाकिफ होता है कि मेन जो एग्ज़ाम होता है, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, ये आपके सिलेक्शन का आधार होता है। भाई इसका नाम ही है मेन। प्री एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, मेंस आपके चयन का मुख्य आधार होता है, जबकि जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, उससे कई बार आपकी रैंक निर्धारित होती है। और कई बार अगर निचली रैंक मिलती है तो फिर इंटरव्यू का अगर अंक आप बहुत अच्छा मिल गया तो फिर निचले अंक में आप जाके कुछ रैंक हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो मुख्य परीक्षा होती है, वो मेंस जो एग्ज़ाम होता है, वो आपका पूरा सिविल का आधार तय करता है। और यही वो ऐसा अखाड़ा है जहां पर आपको असली कुश्ती लड़नी होती है। प्री तो समझ लीजिए छठवीं परीक्षा है, 10 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 9 लाख कुछ हज़ार लोगों को कैसे बाहर करना है, प्री इसको डिसाइड करती है। लेकिन असली लड़ाई जो होती है वो मेंस में होती है। और मेंस की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण टूल होता है जिसका नाम है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जो होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण उपकरण है, टूल है, आपके एग्जाम में सिलेक्शन का आधार है। अगर आपकी आंसर राइटिंग बेहतर है तो आपका चयन होने की संभावना, जिसका ये मामला बेहतर नहीं, उससे कई गुना बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। अब आंसर राइटिंग बेहतर कैसे है? क्योंकि मेंस में बेहतर शब्द भी अपने आप में सापेक्ष होता है। आप किसी व्यक्ति से बेहतर हैं, अपने सामने किसी से बेहतर हैं, या निरपेक्ष रूप से आप बेहतर हैं, ये 2 अलग बातें हैं। तो मेंस में आंसर राइटिंग कैसे की जाए कि अच्छे नंबर मिले, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे PYQ, इनको देखना बहुत जरूरी है। PYQ से 2 चीजें पता चलती हैं। पहली चीज ये पता चलता है कि ट्रेंड क्या है, यानी मेंस परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयोग किन बिंदुओं को टारगेट करके सवाल पूछता है, प्रश्न पूछता है। और दूसरी चीज ये पता चलती है कि अगर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं तो हम आंसर राइटिंग कैसे करें। हमारी जो किताब यूपी पीसीएस मेंस, जिसके संदर्भ में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये किताब, इस किताब के जितने भी आंसर्स हैं वो सब्जेक्ट टॉपर्स ने लिखे हैं। सब्जेक्ट टॉपर्स ने लिखे हैं, या फिर एग्जाम टॉपर, जो एग्जाम में जिन्होंने टॉप किया है, उनसे हमने आंसर लिखाया है। ये क्यों किया है?
ये इसलिए किया है क्योंकि वो इसी आंसर राइटिंग की स्किल के आधार पर आज अगर सेलेक्ट हैं तो उनकी स्किल आयोग के मुताबिक ही होगी, और उसको जो है हमने पब्लिश किया है और उसको एक किताब के रूप में संहिताबद्ध किया है, और फिर ये किताब आपके समक्ष हमने प्रस्तुत की है, जिसका नाम है यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा जीएस हल प्रश्न पत्र। एक बात और दिमाग में आती है कि देखिए, एक समय एक दौर ऐसा हुआ करता था जब सिविल सर्विसेज में बड़े बड़े लंबे लंबे आंसर लिखे जाते थे, लेकिन आज आंसर की वर्ड लिमिट कर दी गई है, वर्ड लिमिट कर दी गई है। और वर्ड लिमिट में क्या होता है, अगर वर्ड लिमिट कर दी गई है तो आपको संकुचित कर दिया गया है, आपको एक घेरे में संकुचित कर दिया गया है कि भैया ये 200 वर्ड का घेरा है, जो बात कहना हो इसी में कहिए आप अपनी। तो और 200 वर्ड में कहना भी है और सब कुछ कहना है, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करना है। तो इसकी नई एक विधा आती है भाई कि पॉइंट वाइज लिखा जाए, फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखा जाए, अपडेटेड फैक्ट्स रहें और कुछ कुछ फैक्ट के साथ इसको इलेबोरेट करके एक बेहतर आंसर लिखा जाए। अब मैं आपको अपनी किताब, अपनी पुस्तक के अंदर ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि हमने किस तरह से प्रश्नों को इलेबोरेट किया है और एकदम एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक दो प्रश्न आपको मैं पढ़ के भी दिखाऊंगा। देखिए, ये जो है किताब का कवर पेज है, आप लोग अपने मन मस्तिष्क में इसका चित्र अंकित कर लें ताकि आपको पुस्तक खरीदने में कोई दिक्कत ना आए। अब हम पुस्तक के अंदर चलते हैं और पहला पेपर देखते हैं। ये सिलेबस वगैरह भी इसमें हमने इस किताब में, इस पुस्तक में दे दिया है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन की स्थिति ना बने, आपको सिलेबस भी इस किताब में मिल जाए। आइए अब हम शुरू करते हैं। पेपर का नाम है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 2023, ये पेपर का नाम है 2023। अब पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। यह प्रश्न 2023 में पूछा है, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। अब उत्तर क्या लिखा है, वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय ज्ञान राशि एवं गहन अंतर्दृष्टि की समृद्धि को प्रकट करता है। सहस्राब्दियों से रचित ये ग्रंथ न केवल धार्मिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि विचार, सामाजिक मानदंडों और परंपराओं के विकास का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। ये तो इंट्रो हो गया है। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि वैदिक साहित्य को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया। परिचय दिया गया है तो परिचय में मोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन होता है कि वैदिक साहित्य क्या है। फिर वैदिक साहित्य में कितनी श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है, तो इसमें लिखा है श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य। अब इसको डायग्राम के माध्यम से भी दिखाया गया। देखिए, अब इस डायग्राम को अगर आप बना देंगे, इस डायग्राम को आप बना देंगे तो आप उन बच्चों की तुलना में आगे निकल जाएंगे जिन्होंने डायग्राम नहीं बनाया। अब श्रुति साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं, इसकी चर्चा डायग्राम के माध्यम से कर दी गई है। और अगर आप डायग्राम इस तरह बना के आते हैं तो आप उन बच्चों से निश्चित रूप से आगे निकल जाएंगे जो बच्चे डायग्राम नहीं बनाएंगे, केवल लिखेंगे। अब होता क्या, इससे होता क्या है, एग्जामिनर देखिए, कोई भी कॉपी जब आप चेक करता है एग्जामिनर, तो एग्जामिनर के पास इतना वक्त नहीं होता है कि आपकी हर वर्ड को वो पढ़े। वो क्या करता है, उसने आपकी पुस्तिका खोली और उसने ऐसे देखा, उसने एक बार सरसरी निगाह से उसको देखा। अगर उसको फ्लोचार्ट टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी तो उसको, चूँकि वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसको लगेगा बच्चे ने जो है पढ़ाई की है और अच्छे से आंसर लिखा है। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे अगला भी एक डायग्राम है, जैसे इसमें एक डायग्राम है कि स्मृति साहित्य क्या क्या है। अब स्मृति साहित्य को भी डायग्राम के हिसाब से बताया गया है। राष्ट्रीय आदर्श, सत्यमेव जयते, वेदांग के 6 अंग, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में केंद्रीय सिद्धांत, कर्मकांड संबंधी सूत्र साहित्य जिसमें श्रौत, गृह, धर्म, शुल्क की चर्चा की जाती है, यज्ञ अनुष्ठान की चर्चा की जाती है, ज्योतिष की चर्चा की जाती है। यानी डायग्राम ने बताइए, मतलब अगर मैं एकदम सटीक कहूँ तो इस प्रश्न में जो है जान ला दी है। अच्छा, एक बात और होती है कि जीएस के प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए अगर आप उसको प्रेजेंट सिनेरियो से जोड़ लेंगे तो एग्जामिनर को ये लगता है कि इस बच्चे के अंदर एक ऐसी अंतर्दृष्टि है कि ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। इतिहास क्यों पढ़ते हैं हम? इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं कि पास्ट की गलतियां वर्तमान में दोहराई न जाएं। इसमें देखिए, एक जो पॉइंट लिखा है,
आधुनिक समय में प्रासंगिकता, देखिए इसमें प्रासंगिकता नहीं पूछा है, लेकिन जब परिचय पूछता है तो आपका दरवाजा खोल देता है कि आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, आपको पहुंचना एक जगह पे है, आप जैसे घूम के वहां पहुंचिए। और जब कीवर्ड निश्चित कर देता है तो आपको निश्चित कीवर्ड के हिसाब से अपने उत्तर लिखने होते हैं। तब इसने आधुनिक समय में प्रासंगिकता जो लिख दी गई है इस प्रश्न में और जान आ गई है। अब एक प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखना है। तो ये एक प्रश्न है, मतलब इसमें हमने क्या किया है कि पूरा उसी पैटर्न को फॉलो किया है जिस पैटर्न को एग्जाम में बेहतर प्रभाव डालने के लिए, बेहतर अंक हासिल करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है टॉपर्स के द्वारा, क्योंकि टॉपर्स ने ही इसके आंसर लिखे हैं। देखिए एक प्रश्न और मैं आपको पढ़ के बताता हूं। प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये एक प्रश्न है। अब इसका उत्तर कैसे है आप देखिए। इसका उत्तर है कि पहले इंट्रो लिखा गया कि देश की स्वतंत्रता के समय लगभग 562 रियासतें मौजूद थीं जो प्रिंसली स्टेट्स थे। इन रियासतों का एकीकरण अत्यंत जटिल मुद्दा था जिसे देश के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अत्यंत सूझबूझ, कूटनीति एवं धैर्य के साथ हल करने में सफलता प्राप्त की थी। ये इंट्रो हो गया है इसका। अब देखिए, अब प्रारंभिक चुनौतियां और संदर्भ। देखिए इस प्रश्न में पूछा है कि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका। तो इसमें जो पहला जो डायग्राम बनाया गया है वो लिखा है कि भारत का जो एकीकरण था उसमें जो प्रारंभिक चुनौतियां थी और संदर्भ क्या थे उसको डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। जैसे रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प। जैसे आपको याद होगा कि जब भारत 1947 एक्ट जो आया स्वतंत्रता अधिनियम, उसमें एक बात कही गई थी, पैरामाउंट का जो सिद्धांत था, जिसमें यह था कि प्रिंसली स्टेट्स का क्राउन से डायरेक्ट संबंध समझौता था और जब क्राउन का शासन भारत में खत्म होता तो प्रिंसली स्टेट्स आज़ाद हो जाते, देसी रियासतों के पास ये अधिकार हो जाता कि वो स्वतंत्र रहें, पाकिस्तान मिल जाए, भारत मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी भाई, 562 देसी रियासतें हैं, बहुत बड़ी चुनौती थी। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति थी, आपको पता है भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था। अंग्रेजों की वापसी से राजनीतिक शून्यता, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भारत का उस तरह विकसित नहीं था, अंग्रेज चले गए थे तो भारत के समक्ष ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की भी चुनौती थी और आज़ादी के बाद विविध चुनौतियाँ, ये एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। मतलब समझ लीजिए कि इसमें जो प्रश्न के उत्तर लिखे हैं पूरे एकदम आयोग की तरह लिखे हैं, जैसे आयोग डिमांड करता है। एकीकरण के लिए रणनीतियाँ एवं कार्य, अब गाजर और छड़ी की नीति एक है, फिर अनुनय की नीति है, प्रलोभन की नीति है, दंड की नीति है। अब दंड प्रलोभन की नीति कैसे एकीकरण किया, पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, आप जानते हैं। तो महत्वपूर्ण, फिर उसके बाद उपलब्धियाँ की चर्चा की गई है। तो कुल मिला के मेरा कहने का जो आशय है वो ये है कि आंसर राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग बाय टॉपर्स के द्वारा आंसर राइटिंग की गई है और अकॉर्डिंग टू कमीशन डिमांड ऑफ कमीशन, जो भी आप कहें, यानी कमीशन जिस तरह के डिमांड करता है उसी तरह के आंसर को लिखने का प्रयास किया गया है। और आंसर को लिखते वक्त ये ध्यान रखा गया है कि आंसर बहुत बोझिल ना हो, सरल भाषा में हो, ग्राह्य मतलब जब आप आंसर पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ में आए, क्लियर हो। नंबर 4, पॉइंट वाइज लिखा हो, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यौरा ना लिखा हो, पॉइंट वाइज। नंबर 5, फ्लो चार्ट हो, इसमें फ्लो चार्ट हो। और नंबर 6, फैक्ट्स अपडेटेड हों। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई चीज़ पूछता है, अगर आप 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे का डेटा लेके आते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये लड़का या लड़की जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपडेटेड है, तो उसके अंदर एक अच्छा इंप्रेशन आपके लिए जाएगा। तो कुल मिलाकर ये किताब 2018 से लेकर 2023 में तक यूपी पीसीएस मेंस में हुए सारे प्रश्न पत्रों का सॉल्व पेपर है और इससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप सॉल्व पेपर देखेंगे तो आपको प्रश्न का ट्रेंड, आंसर राइटिंग की प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। एक और सूचना जो आपको बता दूं कि हम लोगों ने, जैसे हमने प्री में पूर्वावलोकन निकाला है, वैसे ही मुख्य परीक्षा हेतु पूर्वावलोकन, जिसका नाम है
अंतिम प्रहार, ये किताब निकाल रहे हैं और ये किताब 6 भागों में आपको मिलेगी। और इसकी विस्तृत चर्चा के लिए हमने एक वीडियो भी अभी हाल ही में अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। इस तरह के और वीडियो आपके समक्ष हम लेके आते रहेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, विदा लेते हैं, नमस्कार।